जन्नत के पत्ते बाब नंबर 5। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से उस डब्बे को उलट पुलट करके देखने लगी। जहान, डोली, पिंकी, अहमद, पाशा, मगर अंग्रेजी में ये सारे नाम 5 हरफी थे। छठा हर्फ नहीं मिलता था। वो बार बार उस सतर को पढ़े गई मगर कोई हल नजर नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था। वो डब्बा लिए भाग कर बाहर आई। जहान किचन में खड़ा काउंटर पे गिलास रखे पानी की बोतल उसमें उंडेल रहा था। वो उसके सामने आई और बॉक्स उसके साथ रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो आवाज पे चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठाया। ये क्या है? वो जरा अचंभे से उसे पलट कर देखने लगा। जो भी है तुम इसे खोल कर देख लो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे के बंद दराज पर उंगली फेर कर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। वो तोड़ना नहीं है इससे, बल्कि तुम तो रहने ही दो। उसने खफगी से डब्बा उसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था, 1 मिनट मुझे देखने तो दो। मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पे उससे खफा थी जो झुंझुला कर बोली। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था उन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राजी करने, मगर ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो शाने उचकाकर पानी पीने लगा। सच? उसने बेयकीनी से पलकें झपकाई। तुम उन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ और अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो ग्लास रखकर जरा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफा अट जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते, तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कतई नहीं है, क्योंकि तुम अब हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जाने के लिए मुझे ही खार कराओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो। मैं मामू से बात करने जा रहा था और वो मान जाएंगे। बर वक्त कूनिया को कीनिया ना बनाता तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज बम धमाके होते हैं। और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो जरा जल कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी जहान का इंतजार करती रही। बिल आखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, कल हम सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा मुस्कुरा कर बोला, मगर इस शर्त पे कि फिलहाल तो तुम हमारे साथ रहोगी। बाद में जब तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी और खुशगवार हैरत में घिरी उसे देख रही थी। एक इत्मीनान भरा एहसास उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पे बैठी उसे ही देख रही थी। उन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। उसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झुंझुलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा साधा सवाल बता रहा हूँ। इस सारे मसले का तुम रोज के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लिराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसा मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा। वो उसकी लड़की है और अब्दुर्रहमान को बताएगा कौन? वो तो महीना भर पहले ही इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया। वो उसे कभी पता नहीं चलेगा जो मुझे जान से मार देगा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। गुस्से से कहती उठकर चादरें तह करने लगी। सलमा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब के वो कदरे तजब्जुब से बोला था। तो तुम क्या कर सकती हो? और क्या किया है तुमने हारिस के लिए? मेरा बेटा बहुत प्यारा है। उससे सोते हुए हारिस पे एक नजर डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस डरबे में लाकर पल पल मारने से तुम पहले सोचते। वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जरहाना अंदाज में उसकी तरफ आए। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो उसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कहीं कभी ये न करते। कोई कमी तो नहीं है इसकी पैसे की। फिर भी उसने हाथ रोक कर रखा हुआ है। अब या तो तुम इसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमा के नक्कुश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। उस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो
मैकबथ की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मुतज़्ज़िब सा उसे देखने लगा। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था। वो जहान के साथ सीधी उसके घर आई थी। फिर खाना खाकर उसने इजाज़त चाही। उसका सारा सामान सबाजी के ड्रॉ में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सवाए चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। पप्पो ने इसरार किया कि वो छुट्टियां खत्म होने तक उनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूंगी रुक जाओ। फुप्पो जरा खफा थी। फुप्पो मैं कल आऊंगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ, ठीक है, मगर कल जरूर आना। जहां टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द गर्म इलाकों के माबेन सफर का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते उसका फ्लो बुखार में बदल गया था। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सिर्फ टोकसम तक छोड़ना, आगे मैं गोरसल पकड़ लूंगी। मैं सबांजी तक छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहने हुए बोला। नहीं, इस बुखार में तुमने 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पे तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं, इतने सारे कैसे उतार दूंगी। वो उसके सामने सीने पे बाजू लपेटी खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो उसकी पुश्त को देखे गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया उसके साथ नरम बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले दिन तो वो लाताल्लुक़ रहा, शायद इसलिए कि दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मगर फिर उसने खुद ही महसूस किया था। तब ही वो खुद आगे बढ़ा और उनके दरमियान खड़ी सर्द दीवार ढहा दी। लेकिन क्या वो उसके लिए वो महसूस करता था जो उसके लिए करती थी? क्या उसे उनका वो भूला बसरा रिश्ता याद था जिसके मुतल्लिक उसके घर में कोई बात नहीं करता था? अभी कुछ दिन वो उसके घर रहेगी, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश जरूर करेगी। उसने तहिया कर लिया था। टोक्सम स्क्वायर का मुजस्मे आज़ादी उसी तरह था जैसे वो छोड़कर गई थी। मुजस्मे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर्ख सफ़ेद और जर्द ट्यूलिप्स खुले थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप्स फेस्टिवल के पोस्टर्स भी लगे थे जो हर साल की तरह इस मौसम बहार में भी इस्तांबुल में मुनक़िद होना था। ट्यूलिप्स का फूल इस्तांबुल का सिंबल था, मगर उनकी दिलफरेब महक में डूबा टॉक्सम स्क्वायर हया को खजाना आलूदा लगा था। वो बहार अब वहां नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था कि कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रोकते हुए जहान ने चेहरा उसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा। मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक सबांजी अपना ड्रोम ब्लॉक झील हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफा फिर देखना चाहती हूँ, अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ सह ली, अब इससे ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं मिल सकती। उसने भूगी की आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। ओके, उसने समझकर सर हिला दिया। उसके चेहरे पे अभी तक नकाहत थी। वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और वो मुजस्सिमा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। वो घास का गोल कित्ता अर्जी दरअसल यूं था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हों और हर दो पत्तियों के दरमियान एक सीधी रोश थी जो मुजस्सिमे तक जाती थी। यूं चार गुजरगाहें मुजस्सिमे तक ले जाती थीं। टोकसम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी और उसका और डीजे का 0 पॉइंट था। मेन स्टॉप। तकरीबन हर दूसरे रोज वो इधर आती थी। गोरसल उन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो उमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा उन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। वो इस तरह इस्तकलाल स्ट्रीट थी और इस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी। वहां से की गई उनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वही थी, बहुत तवील, ना खत्म होने वाली, मगर जिंदगी खत्म हो गई थी। गुरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बसफोरस का अजीमुशान समंदर देख रही थी। वहां से एक फेरी गुजर रहा था। उसे याद था जब पहली दफा उन दोनों ने इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा तो वो तो खुशी से जोश से पागल हो रही थी। वो कभी बहरी जहाज में नहीं बैठी थी और सिर्फ उसे देख ही कर वो पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और जिंदगी खत्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सबांजी की दरो दीवार पर फैली थी। ड्रोम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी खत्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। उसे किसी को इतला देने का होश ही नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसने बताया और फिर सबको फ़ोन आने लगे थे। मोतसम, हुसैन, टॉली, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजे सब उसे बराबर फ़ोन करते रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रोम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वो सबांजी आई थी तो उन जीनों पे बर्फ जमी हुई थी। अब वो बर्फ बाहर ले गई थी। उनके गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए थे अपने पहले दिन जब ये बल्ब खुद ब खुद जल उठा था कि पता नहीं यहाँ कौन से झीन भूत हैं।
निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पर कि टेक्नोलॉजी का करिश्मा डीजे उसके जानने के बाद कितनी ये देर तक अफसोस करती रही थी। उसका ड्रम का लॉक खोला, कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरा बने हुए बिस्तर, मेज पे तरतीब से रखी चीजें, डीजे के बंक की मेज अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीजें हया ने उसके भाई को पैक करके दे दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड गुड माँ उसने कहना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। आंसू ने उसका गला बंद कर दिया था। वो कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन की गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग पे ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो उसे कोई आवाज नहीं आएगी। उसे क्या मालूम कि अब सारी आवाजें खत्म हो गई। गुड मॉर्निंग डीजे, उसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज से डीजे को पुकारा। आंसू उसके पलकों से लूट कर चेहरे पे लटक रहे थे। जवाब नहीं आया। अब जवाब कभी नहीं आना था। वो पलट कर अपने बंक की तरफ आई और शाने से पर्स उतार कर अपने मेज पे रखा। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा डिब्बा निकाला। उसका जवाब अभी उसे ढूंढना था। आओ हया, तुम कब आई? आवाज पे वो चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे पे मोतसम खड़ा था और वो राहदारी से गुजरे हुए उसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ, तुम सब वापस आ गए? उसे एक गूनागू इत्तमानियत का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए उसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कूनिया में है। मुझे जरा काम था इसलिए आया था। वो दानिस्ता लम्हा भर रुका। मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा कि खदीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी मोतसम। डॉक्टर कह रहा था कि बेरी एंजियोम फटे तो ऐसा ही होता है। अचानक से इंसान कोलैप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज कबल सर दर्द शुरू हो जाती है। डीजे को भी हुआ था, मगर इसने माइग्रेन समझकर नजरअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफ देह होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों इसी तरह चौकट पे खड़े थे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ मोतसम कि क्या जिंदगी इतनी गैर यकीनी चीज है। एक लम्हे पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसबात जिंदगी जो जरा सी फूंक से बुझ जाए, लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह ताला का डिजाइन है हया, और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। क्या ये कोई पजल बुक्स है? वो उसके हाथ में पकड़े डब्बे को देखकर जरा सा चौंका। उसने नासमझी से डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज पजल बुक्स? तुमने ये कहाँ से लिया? वो डब्बा उलट पुलट कर देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम इसे खोल सकते हो? उसने पुरुम्मीद निगाहों से मोतसिम को देखा। मैं देखता हूँ, ठहरे। वो उसका ऊपर नीचे से जायजा लेता रहा। यह कदीम चाइनीज बॉक्स की तर्ज पे बनाया गया है। इसके ऊपर अमूमन कोई पजल होता है जिसको सोल्व करने से ये खुलता है, या फिर कोई 5 हरफी अल्फाज लगाने से। एक मिनट, उसे जैसे अचंबा हुआ। 5 नहीं, इस पे तो 6 हैं। इस तरह की चीजों पे तो हमेशा 5 हरूफ होते थे, मगर शायद इसका जवाब कोई खास नहीं हो जिस पे 6 ही हरूफ आते हों। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेचैनी से बोली। ये तो जिसने दिया है उसको ही। वो रुका और ऊपर लिखी सतर पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। हया, तुम्हारा वास्तव से साइको से पड़ गया है। ये एक पहेली है और उसे हल करना है। और उसने कहा था कि उसे सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ, और अगर से तोड़ा तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। यानी वो चाहता है कि तुम दिमाग इस्तेमाल करो। वैसे ये फिक्रा, वो उस सतर पर अंगली फेरते हुए कुछ सोच रहा था, ये फिक्रा मुझे कुछ सुना सुना लग रहा है। शायद शायद वो जैसे याद करने लगा। उस दिन जब हम जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में लिख लिख कर बातें कर रहे थे, तब शायद प्रोफेसर ने ये बोला था। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। पता नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। इंसान की याददाश्त चीज़ों को बहुत रिलेट करती है। हमें एक चीज़ को देखकर उससे मुतल्लिका चीज़ याद आ जाती है। मुझे भी इसको देखकर वही क्लास याद आई। खैर, जो भी है, तुम फिक्र ना कर, हम इसका कोई हल ही निकाल लेंगे। अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। तुम दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर देना। आजकल ड्रोम ब्लॉक तकरीबन खाली है, ठीक है? उसके यूं ख्याल करने पर वो जेर लब मुस्कुरा दी। वो चला गया तो उसने वाकई कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया। सबांजी इतनी वीरान थी कि उसे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। टोकसम से यहाँ तक उसे मुसलसल महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पीछे है। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर उसे सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था, मगर कुछ था जो उसे बेचैन किए हुए था। रात बहुत देर तक लेटे लेटे वो पजल बुक्स को दोनों हाथों में पकड़े अंगूठे से हुरूफ तेजी की स्लाइड ऊपर नीचे करती रही। उसने हुरूफ के कई जोड़ बना लिया, मगर वो मुकफ्फल रहा। उसे नींद ने कब आ घेरा, उसे इल्म भी नहीं हुआ। पजल बुक्स उसके गिर्द एक तरफ लटक रहा था। वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामिद और मुकफ्फल। सुबह देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शिकन आलूदा लिबास पे ढीला सा स्वेटर पहने, बालों को जोड़े में बांधती वो ऊपर नीचे आ गई। उसका रुख यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपियर की तरफ था। वहां से उसने कुछ नोट्स लिए
कई रोज पहले फोटोस्टेट करवाए थे और उन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा सुबांजी के सब्ज़ार पे बह रही थी। वो फोटोकॉपियर के पास आई, अपने नोट्स उठाए, सुबांजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलट ही रही थी कि उसे मेज पे एक रखा लावारिस सा रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। उसने पहला सफ़ा पलटा, उस पे बड़ा बड़ा डीजे लिखा था। ओह डीजे! एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे का निसियान, वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटोकॉपियर पे छोड़ जाया करती थी। उसने रजिस्टर उठा लिया, वो अब उसका था। बाकी चीजें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर उसकी एक यादगार संभालने का हक तो उसे भी था। वो बाहर आ गई और गास पे बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो उसका रफ रजिस्टर था जिसे वो ज़्यादातर लिख लिख के बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़े पे ही किया करती थी। उसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। उस रोज जियो इन्फॉर्मेशन क्लास में उसकी और दो फ़लस्तीनियों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग उस पर लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती उन्हें पढ़ रही थी जब एकदम वो रुक गई। रजिस्टर के आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, Into the same river no man can enter twice. Heretics. एक ही दरिया में कोई शख्स दोबारा नहीं उतर सकता। हेराक्लितुस। वो बिल्कुल शल सी सांस रोक के तहीर से उस सतर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। वो रजिस्टर लिए एकदम से उठकर ड्रोम की तरफ भागी। उसे मुतसम को ढूंढना था। हराक्लितुस यूनानी फिलासफर याद आ गया। मुतसम ने वो सतर पढ़ते हुए बेअख्तियार माथे को छुआ। ये हराक्लितुस का एक कौल है जिसे तुम इसके दूसरे अक़वाल सुने होंगे। मसलन वो याद करके बताने लगा, कुत्ते उस पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते हुए, या इंसान का किरदार उसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेजी के चंद मशहूर अक़वाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हयात ने इस बात में सर हिलाया। उसने उसमें कोई भी कौल नहीं सुन रखा था। वो तो साबित हुआ कि हम इस पजल के ठीक रास्ते पे चल निकले हैं। वो इस रास्ते पे उस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके हेंसल और ग्रेटल के उन ब्रेड क्रम्स को चुनना है। वो दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर इनक के पीछे से उनको नागवारी से टोका। वो दोनों उस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम, हया ने गर्दन उठाकर एक माजरत खाना मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर उसने हराक्लितुस का एक कौल डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन उसके कोड वर्ड का ताल्लुक उसी कौल से होगा, या फिर शायद हराक्लितुस की ज़ात से। ठहरो, में 1 मिनट आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वापस आया तो उसने दोनों हाथों में मोटी मोटी चंद किताबें ऊपर नीचे पकड़ी रखी थी। ये रहा हराक्लितुस का ईमाननामा। उसने धप की आवाज़ के साथ किताबें मेज़ पर रखी। लाइब्रेरी ने चेहरा उठाकर उसे तिल मिलाकर देखा। सॉरी, वो दोनों हाथ उठाकर कहते वापस कुर्सी पे बैठे। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फ़िलासफ़ी की ये इतनी वज़नी किताबें पढ़ूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हराक्लितुस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। उसने साथ रखे मुअतसम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और उसकी पेड़ पे उंगलियां रखीं। उफ, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजारी सी हो गई। उसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बुक्स खुलना चाहती थी। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का हौसला इसमें नहीं था। लाओ इधर, में पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। उसकी खौफ देखकर मुतसम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते हुए पढ़ने लगा। अच्छा, हराक्लितुस का ताल्लुक एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फिलोसफर था। अपने इलाके में चीफ चीफ प्रेस्ट भी रहा है और बहुत खानदानी भी था। बड़े बड़े फलसफियों को खासे हक़ारत से देखा करता था। उसके ख्याल में होमर को भरे चौक में ले जाकर दर्रे मारने चाहिए। और हेसाइड इतना जाहिल है कि उसे दिन और रात का फ़र्क नहीं पता है। हरकत के मशहूर अक़वाल ये हैं कि गधे सोने पे घास को तरजीह देते हैं, कुत्ते हर उस शख्स पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते। और बस कर दो मोतसम, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उसने झुंझलाकर लैपटॉप की स्क्रीन हाथ से दबाकर फोल्ड कर दी। मोतसम हंस दिया, फिर अपना मोबाइल निकाला। लतीफ़ रात को आ गया था। उसका एक साइड कोर्स फ़िलासफ़ी है। मैं उसको बुलाता हूँ। लतीफ़ को इधर आने और उसकी सारी बात समझने में 15 मिनट लग गए और अब वो मुतसम के साथ वाली निशस्त पे बैठा सोचते हुए उस पजल बुक्स को देख रहा था। वो कैथोलिक और खालिस्तान रिच था, मगर अफगानिस्तान में पैदाइश के वक्त लतीफ़ के नाम पे उसका नाम रखा था, और चूंकि उसको पहले खुराक एक मुसलमान नर्स ने दी थी, सो लतीफ़ ज़हनी और अखलाकी तौर पर उन फ़लस्तीनियों जैसा ही लगता था। मैं तो हराक्लितुस नामा सुनकर तंग आ गई हूँ, और उसके ये कुत्तों, गधों और हया ने बुक्स की तरफ इशारा करके दरियाओं वाले अक़वाल मेरी समझ से तो बाहर हैं। 1 मिनट, लतीफ़ ज़रा चौंका। वो कुत्तों और गधों वाले उसके कौल होंगे, मगर ये दरिया वाला सिर्फ उसका कौल नहीं बल्कि उसकी मशहूर ज़माना फ़िलासफ़ी है। फ्लक्स फ़िलासफ़ी तुमने सुन रखी होगी। मैं हराक्लितुस का नाम आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ। कुजा की उसकी फ़िलासफ़ी।
उसने बल्कि हर किसी ने ये फिलॉसफी सुन रखी है, ये मुहावरा तो तुम जानती हो ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। लतीफ आगे होकर बताने लगा, ये मुहावरा दरअसल हेराक्लितुस की उस फिलॉसफी का निचोड़ है। वो कहता है कि कोई भी शख्स एक ही दरिया में 2 दफा नहीं उतर सकता। यानी कि जब इंसान एक दफा पानी में कदम रख कर निकलता है तो वो पानी आगे बह जाता है। पानी और इंसान दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा जोग्राफियाई लिहाज से तो उसी दरिया में कदम रखता है, मगर न वो खुद वही पेले वाला इंसान होता है, न वो दरिया पेले वाला होता है। समझ आई? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। उसे कतन समझ नहीं आई थी। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुमने बॉस्फोरस का समंदर देखा था, तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा। अब न तुम वो हो न समंदर वही है। हर चीज लम्हा लम्हा बदल जाती है। ये है हेराक्लितुस की फिलॉसफी ऑफ चेंज। फिलॉसफी ऑफ चेंज, हया ने इस बात में सर हिलाते बुक्स उठाए। और तुम्हें पता है चेंज में पूरे 6 हर्फ होते हैं। और हाँ, मुतसिम ने जरा जोश से डेस्क पे हाथ मारा। इधर उधर टेबल्स पे पड़ते चंद तुलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से उसे देखते उंगली उठाकर वार्निंग की। मुतसिम ने फौरन सर झुका दिया। वो दबे दबे जोश से हरूफ की साइड्स और ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरा लफ्ज चेंज लिख दिया। अब ये खुल जाएगा, मगर पजल बुक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कि कोड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा ही है जैसे तुम सिर्फ खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो लफ्ज तुम्हें ही मालूम होगा। हाया, तुम हेराक्लितुस की मेटाफिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ कुछ सोच कर कहने लगा। फिलहाल मैं तो सिर्फ टॉक समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बुक्स लेके बॉक्स लिए उठ गई। हमने अभी टॉक्सिम जाना है और अभी गौरसल निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ। हाँ, तो अकेले चलते हैं, हम इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पजल बुक्स उसने अपने ड्रॉम के लॉकर में रखा, फिर अपने कपड़े कंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े दिए नया नहीं। उस वक्त जो एक वाहिद इस्त्रीशुदा जोड़ा हैंगर पर लटका था, उसका स्याह फ्रॉक था जिसके ऊपर पट्टी सुनहरी सुकून से भरी थी, वही जो जहां के इस्तकलाल स्ट्रीट में दिए जाने वाला डिनर पे पहन कर गई थी। फिलहाल वो फूफो के से पहले उन्हीं मेजबान आंटी के घर जा रही थी जिन्होंने पहले रोजों का खाना किया था। चूंकि वो एक तरह से डीजे के लिए ही जा रही थी, सो ये काम वाला फ्रॉक मुनासिब ना था, लेकिन वो ऊपर से कोट पहन लेगी तो काम छुप जाएगा। वो नीचे से तो फ्रॉक सादा ही था। उसने लिबास बदल कर बाल कचर में बांधे, फिर अपने सुनहरी क्लच में पाकिस्तानी स्लिम सा मोबाइल डाला। क्लच छोटा था, इसमें तुर्क बद्दा फोन पूरा नहीं आता था, सो उसने तुर्क फोन कोट की जेब में रख दी और क्लच की जंजीर को एक कंधे से गुजार कर दूसरे पहलू में डालकर बड़े पिंक के साथ फ्रॉक की बेल्ट से नथी कर दिया। सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी तारों वाला पर्स बिल्कुल छुप सा गया था। अब कम अज कम कोई उसका पर्स छीन तो नहीं सकता था ना। मिसेस अब्दुल्ला का पता उसके पास था। हॉली ने उनके लिए उनका नंबर लेकर उनको फोन भी कर दिया था। जब से वो तुर्की आई थी, उनके घर पलट कर नहीं गई थी। उसे अब लाजमी जाना चाहिए था। कोरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली निशस्त पे बैठी थी। रास्ते के उस तरफ मुतसिम और उसके साथ लतीफ बैठा था। हया के बाएं तरफ खिड़की के साथ वाली निशस्त पे एक तुर्क लड़की मौजूद थी। तुम्हारा फ्लोटिला फिलिस्तीन कब पहुंचेगा मोतसिम? वो सियाह कोट की जेबू में हाथ डाली बैठी गर्दन मोड़कर उससे मुखातिब थी। जून में पहुंच जाएगा। इसराइली तो उसे दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद है, क्योंकि ये फ्लोटिला तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफ्द हैं। जवाब लतीफ ने दिया था। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो? आखिर बनी इसराइल से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। तो फिर ये याद रखना कि जितने भी इसराइली वो हैं, इतने इतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मोतसिम के इशारे पर उन दोनों ने गर्दन ऊंची करके विंड स्क्रीन के पार देखा, जहां एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटेला गजा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूँ कि एम्बेसी इस्तांबुल में दोबारा नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ ने उसकी शानी पे हाथ रखा। मी टू है ने फौरन कहा। मी थ्री, साथ तुर्क लड़की ने फौरन उंगली ऊपर की। वो बेख्तियार हंस दी। वैसे मोतसम टाली को अगवा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा नहीं? लतीफ की बात पर सब हंस पड़े थे। उसे याद था डीजे को उनकी टॉली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। टोकसम स्क्वायर पर मगरिब उतर रही थी और हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। स्क्वायर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थी। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर उसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। इन पुरखलूस तुर्कों से रास्ता पूछो तो मंजिल तक पहुंचा कर आते हैं। मादाम आपको पता होना चाहिए कि इन पुरखलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे बेच दी जाती हैं और यह तुर्की का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अच्छा, अब तो डराओ मत, मुझे थोड़ी दूर भी जाना है। वो तीनों सड़क के किनारे साथ साथ ही चलने लगे थे। तो अपनी आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मगर मुझे अभी अपनी होस्ट आंटी के घर जाना है। कुछ दिन बाद मैं वापस आऊंगी तो इस पजल बुक्स का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ साथ चल रहे थे। मुजस्सिमा आजादी उनके पीछे रह गया था।